इंस्टाग्राम पर मुझसे मेरे एक फॉलोअर ने पूछा कि सर मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर्स पिछले 5 महीने में 60% से ज्यादा गिर चुके हैं, तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? शेयर्स को बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है? हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आपको करना है या नहीं करना है, वो भी फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में सब कुछ। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पहले एक पॉन ब्रोकिंग कंपनी थी। इसके बाद मनप्पुरम फाइनेंस ने अपनी लेंडिंग की सर्विस को स्टार्ट किया स्मॉल स्केल पर। और अगर अभी मनप्पुरम फाइनेंस की बात करो तो मनप्पुरम फाइनेंस बन चुका है एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। करंटली मनप्पुरम फाइनेंस बहुत सारी फाइनेंसिस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग गोल्ड लोन, होम लोन और इसी के साथ साथ मनी एक्सचेंज की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के स्केल के बारे में। कंपनी की इंडिया में 4637 ब्रांचेस है, इंक्लूडिंग इसकी सब्सिडरीज। इसके बाद इंडिया में 28 स्टेट्स में अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है मनप्पुरम फाइनेंस। और इंडिया में 30,000 से ज्यादा लोग मनप्पुरम फाइनेंस में काम करते हैं। और तो और कंपनी का असेट अंडर मैनेजमेंट भी 272 बिलियन रुपीस का है। डॉलर में नहीं है, ये रुपीस में है। और मनप्पुरम फाइनेंस की सबसे खास बात यह है कि मनप्पुरम फाइनेंस केरला का सबसे पहला एनबीएफसी और सबसे बड़ा एनबीएफसी है। मनप्पुरम फाइनेंस का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा स्टेबल है और काफी ज्यादा परफेक्ट लगता है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, इसको जानने से पहले यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर्स पिछले 5 महीनों से गिर क्यों रहे हैं। सबसे पहला रीजन है फॉलिंग प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी ने अपने बिजनेस को शिफ्ट किया है और इस बिजनेस के शिफ्टिंग की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ है। मनप्पुरम फाइनेंस पहले हाई यील्ड लोन प्रोवाइड करता था, लेकिन अब ये लो यील्ड लोन प्रोवाइड करता है। तो मनप्पुरम फाइनेंस ने अपने कोर बिजनेस को शिफ्ट किया है और उसकी वजह से कंपनी का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है। मनप्पुरम फाइनेंस का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ा है 30% से और स्टाफ का कॉस्ट बढ़ा है 40% से। और इसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो रिड्यूस हो गया है 23% से। तो मनप्पुरम फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी है, कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके पीछे के और भी रीजन है जिसकी वजह से शेयर्स की प्राइस कम हुई है। अब रीजन नंबर 2 है असेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ कम होना। कंपनी का असेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो ग्रोथ का परसेंटेज कम हो गया है। पहले मनप्पुरम फाइनेंस के असेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ के परसेंटेज थे 14%, लेकिन अब इस कंपनी के असेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4% ही रह गई है। कंपनी का असेट ग्रो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ 4% से। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और गोल्ड लोन लेने वाले भी बहुत कम हो गए हैं। मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड लोन लेना ही बंद कर दिया है। तो इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स पर असर पड़ता है, कंपनी की ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर यही आता है कंपटीशन का। मार्केट में कंपटीशन बढ़ने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होता है और कंपनी की जो नेट मार्जिन है वो भी कम होती है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो भी कम हो गया है, लेकिन फिर भी कंपनी के बिजनेस में डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया है। और इंटरेस्ट रेट को हाइक करने के बाद बहुत सारे कस्टमर्स के लिए लोन लेना बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के बिजनेस में ग्रो होना तो इम्पॉसिबल सा लगता है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि फॉल इन असेट क्लास। करंटली बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसीज के एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। देखो, समझने वाली बात है कि जब इकोनॉमी में बहुत अच्छा चल रहा था, इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, तब सारे के सारे लोगों ने लोन लिया और यहाँ पर लोन लेकर भी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, ईएमआईस पे कर रहे थे। लेकिन इसी के अपोजिट में जब इकोनॉमी में डाउन साइड ट्रेंड आया और यहाँ पर इकोनॉमी नेगेटिव परफॉर्म करने लगी, तो लोगों के पास पैसे कम पड़ने लगे, इनकम कम आने लगी और बहुत सारे लोगों ने लोन को पे नहीं किया। कोई भी लोन का पेमेंट जब 90 डेज तक नहीं आता है तो इसे कंसिडर किया जाता है एनपीएस में। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसीज के एनपीएस बढ़ते गए। तो इन सारी चीजों की वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिरती गई और पिछले 5 महीने से गिरते ही जा रही है। अभी तक आपको ये तो पता चल गया कि मनप्पुरम फाइनेंस का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी के शेयर्स की प्राइस इतनी तेजी से क्यों गिर रही है। लेकिन क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखो, यहाँ पर ना मैं आपको पर्सनली ये कहता हूँ कि आपको मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। करंटली आपको बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज मिल जाएंगे, ऐसी कंपनीज के शेयर्स मिल जाएंगे जहां पर आप बहुत अच्छे रिटर्न कमा सकते हो और बहुत सारे प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटीज भी है मार्केट में। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे के भी रीजन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी में सिचुएशन जो है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो मनप्पुरम फाइनेंस की बैलेंस शीट जो है वो इंप्रूव होगी और यहाँ पर मनप्पुरम फाइनेंस को प्रॉफिट्स भी होंगे और कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी ऊपर जाएगी, लेकिन कब जाएगी, कितनी जाएगी, कोई बता नहीं सकता। तो इट इज बेटर कि आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करें और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करें। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करो।